तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैंने चलती बस से एक बूढ़े आदमी को फेंक दिया और जब ये देखकर एक औरत जो उसी बस में ट्रैवल कर रही थी बस में बैठे बाकी लोगों को भड़काने लगी तो मैंने उस औरत के दोनों गाल ब्लेड से चीर डाले, जिसके बाद बस में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे खिलाफ कुछ बोलने की। लोगों को डरा सहमा और लाचार देखकर मैंने कुछ और लोगों को चलती बस से फेंकने का मन बना लिया। अभी मैं किसी और को नीचे फेंकता कि तभी मेरे सर पर किसी ने जोर से दे मारा, जिसके फौरन बाद ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया और जब आंख खुली तो मैं हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर था और मेरा बदन पसीने से भींगा हुआ था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसे ही बड़े भयानक भयानक सपने आ रहे थे। शुरू में तो मुझे लगा ये महज सपने हैं, पर जब यही सपने लगातार आने लगे तो इन सपनों ने डर का रूप ले लिया। मुझे अचानक ऐसे सपने क्यों आने लगे थे? जब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली तो उसने काम का स्ट्रेस का हवाला देते हुए कुछ दिन कहीं दोस्तों के साथ घूम आने की सलाह दी, जिसके बाद मैंने अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ली और फिर निकल पड़ा अपने बचपन के दोस्त के गांव भिंदूर। वैसे तो भिंदूर का सफ़र लंबा था, जिसमें पहला भाग मैंने गोमुख एक्सप्रेस से तय किया और दूसरा और अंतिम भाग तय करने के लिए कोजीबरम बस डिपो से भिंदूर के लिए 233 नंबर की लास्ट बस पकड़ी, जो रात के 11 बजे भिंदूर के लिए रवाना हुई, जो मुझे अगले 1.5 घंटे में भिंदूर पहुंचाने वाली थी। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो ऐसे में थकावट के चलते अब आंखें भारी होनी शुरू हो गई। अभी मैं रह करके झपकी मार रहा था कि तभी बस एक जगह पर रुकी और बस के रुकते ही एक औरत बस में चढ़ी। पर जैसे ही वो बस में चढ़ी तो उसने मेरी तरफ देखा। उसकी मेरे पर नज़र पड़ते ही मैं थोड़ा घबरा गया और जब वो औरत मेरी ओर बढ़ी तो ना जाने क्यों मुझे पसीना आने लगा। फिर जब वो मेरे बगल में आकर के बैठी तो मेरी नज़र उसके गाल पर बने चीरे के निशान पर गई। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसके गालों को काटने चीरने की कोशिश की हो। अभी मैं उसके कटे हुए गाल के निशान की तरफ ही देख रहा था कि तभी वो औरत मुस्कुराई और बोली कि कुछ याद आया। उस औरत के ये बोलते ही मेरी आंखों के आगे सपने का वो दृश्य आ गया जिसमें मैंने एक बस में एक औरत के गाल पर ब्लेड से चीर दिया था और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही सपने वाली औरत थी। अब इस बात का एहसास होते ही मेरी घबराहट और भी बढ़ गई और फिर इसी बीच जब मैंने बस के बाकी मुसाफिरों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि सभी मुसाफिर मुझे ही घूर रहे हैं। उनकी आंखों में मेरे प्रति एक आक्रोश झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैं मन ही मन ये मना रहा था कि ये भी एक सपना ही है और अब मेरे सर पर कोई मारेगा और फिर मेरी आंखें हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर ही खुलेंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सभी मुझे वैसे ही घूरते रहे जब तक कि मेरा बस स्टॉप नहीं आ गया था। पर जैसे ही बस भिंदूर पहुंची तो वैसे मैं बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरने के कुछ देर के बाद अरहान मुझे लेने आ गया और फिर हम उसके घर पहुंचे, जहां पर खाना पीना करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। पर मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। मुझे रहकर बस में हुई घटना याद आ रही थी और जब अरहान ने मुझे बिस्तर पर छटपटाता देखा तो उसने मेरी बेचैनी की वजह पूछते हुए कहा, अरे भाई क्या बात है, कब से देख रहा हूँ, जब से तू आया है परेशानी लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? अरहान के ये सवाल करते हुए मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अरे यार क्या बताऊँ तुझे, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ही बुरे सपने आ रहे हैं जिनमें मैं लोगों को मार रहा हूँ और कितनों को तो लूटा भी है। अभी मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी अरहान हंसते बोला, चलो सपने में ही सही, पर बदमाशी तो की तूने, पर वैसे तो तेरी किसी के सामने आवाज़ तलक नहीं निकलती। अरहान मेरी बात की गंभीरता को समझ ही नहीं रहा था और इसमें उसकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि मैं ही अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर उस वक्त मैंने अरहान को भी समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे मैं समझा नहीं पाता। अब मुझे ही अपनी इस परेशानी का हल खोजना था, इसलिए मैंने अपने पहले सपने की पड़ताल करने की सोची, जिसमें मैंने एक सेठ को उसकी दुकान से अगवा किया था और फिर करीबन 30 लाख रुपए फिरौती के वसूले थे। पर फिर उसे मैंने एक लाल ब्रिज के नीचे एक बड़े से पत्थर के नीचे छुपाया था, जिसके बाद मेरे सर पर किसी ने दे मारा और फिर मेरी आंखें खुल गईं
और मेरा वो सपना भी टूट गया। पर अब मुझे ये याद करना था कि उस सेठ की दुकान और वो लाल ब्रिज सच में है या फिर वो सच में सिर्फ एक सपना था। इसलिए मैं उस पहले सपने को बारीकी से याद करने लगा और मेरी पूरी रात उस सपने को याद करने में बीत गई। ज़्यादा कुछ तो याद नहीं आया, पर मुझे उस सेठ का नाम और वो नंबर याद आ गया जिस पर फिरौती के लिए मैंने कॉल किया था। और जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया और गोविंद सेठ के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि सेठ कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। ये जानने के बाद जब मैंने सेठ की दुकान के बारे में पूछा तो दुकान का एड्रेस बरालपुर का निकला। फिर जब मैंने बरालपुर के बारे में सर्च करके जानकारी निकाली तो मुझे बरालपुर में एक लाल ब्रिज का पता चला जो एक कोट डाला नहर के ऊपर से बना था। मतलब कि जो कुछ भी मैंने सपने में देखा और किया वो सब सच था, तो वो पैसे भी वही होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं आज नहीं तो कल ज़रूर पकड़ा जाऊंगा। लिहाजा मैं उसी वक्त बरालपुर के लिए रवाना हो गया उस 30 लाख रुपए और अपने सपने की हकीकत जानने के लिए। और जब मैं उस लाल ब्रिज के नीचे पहुंचा तो वहाँ ढेर सारे पत्थर दिखे। अब मुझे उस पत्थर की पहचान करनी थी जिसके नीचे मैंने वो पैसों से भरा बैग छुपाया हुआ था। पर उस वक्त वहाँ काफ़ी लोग थे। अगर मैं उसी वक्त पत्थरों को हटा हटा कर देखने लगता तो वहाँ पर मौजूद लोग मुझे ज़रूर टोकते। तो ऐसे में मैंने अंधेरा होने का इंतज़ार किया और फिर इसी बीच मैंने दूर से ही वहाँ पड़े पत्थरों को बड़े ध्यान से देखता रहा ताकि मैं बिना ज़्यादा देरी के ठीक उसी पत्थर तक पहुँच जाऊँ जिसके नीचे पैसे हैं। फिर जब सूरज ढला तो वहाँ लोग कम होने शुरू हो गए। मुझे सही मौका मिला और मैंने पैसों की तलाश शुरू कर दी। और जब मेरे हाथ पैसों से भरा बैग लगा तो मैं डर से कांप उठा, क्योंकि इस बैग के मिलने का मतलब था कि सब कुछ सच है। मैंने फ़ौरन ही वो बैग उठाया और वापस अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसे वो पैसों से भरा हुआ बैग दिखाते हुए वो सारी बात बता दी जो मेरे साथ हुई थी। मेरी बात सुनने के बाद अरहान सोच में पड़ गया। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ऐसे सपने अचानक ही क्यों आने लगे और इन सपनों का अंजाम क्या होगा। पर अरहान किसी को जानता था जो मेरे इन सपनों की गुत्थी को सुलझा सकता था, और वो थे तामिल चौकीदार। दरअसल तामिल जी गांव के चौकीदार थे, पर वो कोई चोर डाकुओं से लोगों की सुरक्षा नहीं करते थे, बल्कि ऊपरी शक्तियों से गांव वालों को निजात दिलाते थे। और जब मैं तामिल जी के पास पहुंचा तो वो मुझे देखते बोले, तूने बड़ी भूल कर दी है। सपने से हकीकत की कड़ी जोड़कर तुझे अपने सपनों का पीछा नहीं करना चाहिए था, और अब वो सब जो तूने सपने में किया था वो तेरे असल ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तामिल जी की बात सुनकर मैं ये अच्छे से समझ गया कि यही मेरे सभी सवालों का जवाब देंगे और इस मुसीबत से बाहर भी निकालेंगे। और जब मैंने उनसे मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने मुझे उसका चेहरा पता लगाने को बोला जो मेरे हर सपने में मेरे सर पर मारता है, जिसके बाद मैं सपने से बाहर आ जाता हूँ। पर वो कौन है इसका पता मैं कैसे लगा सकता था। और जब मैंने यही सवाल तामिल जी से किया तो उन्होंने कहा, वो ही मुझे उन सपनों में ले जाता है और हमेशा साथ रहता है। मुझे बस उस चेहरे को याद करना था जो मेरे हर सपने में एक जैसा ही था, और उसका पता लगते ही तामिल जी मुझे इस सपने के भंवर से निकालने का रास्ता बता देते। लिहाजा एक दफ़ा फिर से अपने सपने को बारीकी से याद करने लगा मैं। पर मेरे लाख जोर देने के बाद भी मुझे अपने सपने में ऐसा कोई चेहरा याद नहीं आया जो मेरे हर सपने में दिखा हो। पर दिमाग पर जोर देने पर यह याद आया कि सर पर चोट लगने से पहले मुझे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब कि हो सकता है कि वो एक लड़की हो जो मेरे सर पर वार करती है। और जब ये बात मैंने तामिल जी को बताई तो उन्होंने बोला कि इतने भर से काम नहीं बनेगा, पर वो फिर भी एक कोशिश करेंगे। साथ ही मुझे और कोशिश करते रहने को कहा। खैर इसी बीच रात भी हो गई और जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर गया तो मैंने मन में ठान लिया कि अगर कोई सपना आएगा तो मैं उसे ज़रूर देख लूँगा जो मेरे सर पर वार करता है। और फिर जब मैंने सपनों की दुनिया में आँख खोली तो इस बार मैं किसी हाईवे पर था, वो भी अकेला। मेरे आसपास कोई भी नहीं था। चारों तरफ गहरी खामोशी पसरी हुई थी। मैं रह रहकर अपने पीछे देख रहा था इस उम्मीद में कि वो मुझे दिख जाए जो मुझे इस सपने में ले जाता है। पर यह सपना बड़ा ही अजीब था, क्योंकि पहली बार मैं कोई कत्ल नहीं कर रहा था, पर मुझे इस बार बहुत डर लग रहा था। इसी बीच जब मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी तो मैं झट से पीछे पलटा तो मैंने एक औरत को आते देखा। पर जब वो मेरे करीब आई तो मुझे पता चला कि वो औरत नहीं है,
बल्कि वो किन्नर है। अभी मैं उस किन्नर को ही देख रहा था कि तभी वो किन्नर मेरे पर झपटे और उसके मुंह पर झपटते ही मेरी आँख खुल गई। सपने से बाहर आते ही मैं भागा तामिल जी के घर की ओर, ये बताने के लिए कि वो एक किन्नर है जो मुझे सपने में ले जाता है। और जब मैं तामिल जी के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि अरहान पहले ही वहाँ उस बैग के साथ मौजूद है जिसमें पैसे थे। और मेरे पर नज़र पड़ते ही तामिल जी ने बोला, वो एक किन्नर है, तुम चिंता मत करो, सब इंतज़ाम हो गया है। तुम बस इस बैग को अपने हाथों से नीचे रखे आईने के ऊपर रख दो और फिर तुम इस मुसीबत से हमेशा के लिए बाहर आ जाओगे। तामिल जी के ये कहते ही मैंने उस बैग को वहाँ नीचे रखे आईने के ऊपर रख दिया। बैग को उस पर रखते ही वो बैग उस आईने के अंदर समा गया, जिसके बाद मुझे बहुत ही हल्का फील होने लगा। दोस्तों, इस घटना के बाद फिर मुझे कोई वैसा सपना नहीं आया, पर पुराने सपने कई बार आए। पर जैसा कि तामिल जी ने कहा था कि कुछ महीनों तक ये सपने परेशान करेंगे और फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, और फिर हुआ भी वैसा ही। कुछ महीने बीतने के बाद मेरी ज़िंदगी में सब नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको एक और डरावनी भूतिया घटना की ओर। दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब मैं बस स्टैंड पर उतरा तो चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी थी जो बादलों के बीच से झांक रही थी। बस स्टैंड पूरी तरह से सुनसान था, ना कोई यात्री, ना कोई कूली और ना ही कोई चाय की दुकान खुली थी। बस मेरी गाड़ी देर रात को इस छोटे से कस्बे में रुकी थी और मुझे अपने गांव तक पहुंचने के लिए अभी कई मील दूर तक का सफ़र तय करना था। मैंने अपनी घड़ी देखी तो रात के अभी 2:30 बज रहे थे। दोस्तों, मेरा गांव कालापुर इस बस स्टैंड से करीब 15 किलोमीटर दूर था। तो मैंने सोचा कि शायद कोई रिक्शा या टांगा मिल जाए, लेकिन इतनी रात को यहाँ कोई सवारी मिलना बेहद ही मुश्किल था। मैंने अपने बैग को कंधे पर लटकाया और बस स्टैंड के बाहर की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ एकदम से सुनाई दी। तभी मैंने चौंक कर उस दिशा में देखा तो धुंधली सी रोशनी में एक टांगा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। टांगे की लालटेन हवा में हल्की हल्की झूल रही थी और उसकी रोशनी में टांगे वाले का चेहरा आधा अधूरा दिख रहा था। उसने एक पुरानी सी टोपी पहनी थी जो उसके चेहरे को और भी रहस्यमय बना रही थी। तभी एक भारी आवाज़ में उस आदमी ने बोला, कहाँ जाना है बाबूजी? वो आवाज़ इतनी गहरी थी जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो। तभी मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, वो कालापुर, लेकिन इतनी रात को टांगा चलता है क्या यहाँ पर? तभी वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। तभी उसने एक और धीमी आवाज़ में कहा, रात दिन का कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर बाबूजी, मैं तो हमेशा ही चलता हूँ, बैठ जाओ, चलो चलता हूँ मैं आपको लेकर। उसकी इस बात से मुझे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। तभी मैंने सोचा शायद ये कोई स्थानीय टांगा चालक है जो रात में भी कमाई के लिए सवारी ढूंढता है। पर मैं टांगे पर चढ़ गया। टांगा पुराना लग रहा था, लकड़ी की सीटें चरमरा रही थी और उसमें से एक अजीब सी सड़ांध की गंध आ रही थी। तभी मैंने टांगे वाले से पूछा, भैया आपका नाम क्या है? तभी वो बिना पीछे पलटे बोला, नाम की क्या ज़रूरत है बाबूजी, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूंगा। उसके जवाब ने मुझे और भी असहज कर दिया, लेकिन मैं चुपचाप रहा। टांगा चल पड़ा और घोड़े की टापों की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। रास्ता सुनसान था और दोनों ओर घने जंगल थे। चांद की रोशनी में पेड़ों की परछाइयाँ सड़क पर नाच रही थी, मानो कोई भूत प्रेत मेरे साथ चल रहा हो। फिर कुछ देर के बाद मुझे लगा कि टांगा जिस रास्ते पर जा रहा है वो कालापुर की ओर नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरे गांव जाने का रास्ता मुख्य सड़क से होकर जाता है, लेकिन ये टांगा किसी कच्चे रास्ते पर चल रहा था जो कि जंगल के और गहरे हिस्से में जा रहा था। तभी मैंने टांगे वाले से पूछा, भैया ये रास्ता तो कालापुर नहीं जाता, आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? तभी वो टांगे वाला फिर से एक डरावनी मुस्कान लिए बोला, चिंता मत करो बाबूजी, ये एक छोटा रास्ता है, जल्दी पहुँच जाओगे। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ा और सोचने लगा कि क्या करूं। तभी टांगे की गति अचानक से तेज हो गई
घोड़ा अब तेज दौड़ रहा था और टांगा ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर उछल उछल के चल रहा था। मैंने टांगे वाले को रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। उसकी टोपी के नीचे से उसका चेहरा अब और भी साफ दिख रहा था, या शायद मुझे ऐसा लगा कि उसका चेहरा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें दो काले गड्ढे की तरह थी और उसका मुंह एक डरावनी मुस्कान में फैला हुआ था। मैं डर के मारे चीख पड़ा और जोर से चिल्लाने लगा, देखो, रुको, उतार दो मुझे। लेकिन टांगा और भी तेज चलने लगा। अब मुझे यकीन हो गया कि ये कोई साधारण टांगा चालक नहीं है। मेरे दिमाग में बचपन में सुनी वो सारी भूतिया कहानियाँ घूमने लगी जो गांव के बुजुर्ग सुनाया करते थे। क्या ये वही भूतिया टांगा था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो रात को बस स्टैंड पर अकेले यात्रियों को लेने आता है और उन्हें कभी वापस नहीं लौटने देता? तभी मैंने हिम्मत जुटाई और टांगे से कूदने का फैसला किया। तभी मैंने अपने बैग को कंधे पर लटकाया और जैसे टांगा एक मोड़ पर धीमा हुआ तो मैंने पूरी ताकत से छलांग लगा दी और मैं सड़क पर नीचे गिर पड़ा। मेरे हाथ पर उस वक्त छिल गए थे, लेकिन मैं तुरंत ही उठा और जंगल की ओर भागने लगा। पीछे से टांगे की आवाज़ धीमी पड़ रही थी, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। पर जंगल में भागते हुए मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन मेरे कपड़े पेड़ों की टहनियों में फंस रहे थे और मेरे जूते कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे बस इतना मालूम था कि मुझे उस टांगे वाले से दूर जाना है। फिर कुछ देर के बाद जब मुझे लगा कि अब टांगे की आवाज़ नहीं आ रही है, तभी मैं एकदम से रुका और मैंने सांस लेने की कोशिश की। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि वो मेरे सीने से बाहर निकल आएगी। और अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे दूर से फिर वही टापों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन जंगल में कहीं कोई रास्ता नहीं था। पर वही टांगा फिर से मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी लालटेन की रोशनी अब और भी तेज थी और वो धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। तभी मैंने एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मेरे पीछे से धीमे से कोई फुसफुसाया, भागने से कुछ नहीं होगा बाबू। तभी मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहंसी दौड़ गई। मैं फिर से भागने लगा, लेकिन अब जंगल और भी घना हो गया था। पेड़ों की टहनियाँ मुझे रोक रही थी और मेरे पैर बार बार कीचड़ में फंस रहे थे। टांगे की आवाज़ अब और भी करीब थी। तभी मैंने सोचा कि शायद ये मेरा अंत है। तभी मुझे दूर से एक मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने उस दिशा में देखा। जंगल के बीच में एक छोटा सा मंदिर था जिसकी दीवारें पुरानी और जर्जर थी। मंदिर के बाहर एक छोटी सी मूर्ति थी और उसके पास एक दिया जल रहा था। तभी मैंने बिना सोचे उस ओर दौड़ लगाई, पर जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा तो टांगे की आवाज़ रुक गई और मैंने जब पलट कर देखा तो टांगा वहाँ पर नहीं था और लालटेन की रोशनी भी अब गायब थी। तभी मैं मंदिर के अंदर घुसा और मूर्ति के सामने बैठ गया, पर अभी भी मेरी सांसें काफ़ी तेज थी। मंदिर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वो शांति मुझे सुकून दे रही थी। तभी मैंने मूर्ति को देखा। ये माँ काली की मूर्ति थी। उनकी आंखें इतनी जीवंत थी कि मुझे लगा कि वे मुझे देख रही हैं। तभी मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे बचा लो। फिर कुछ देर के बाद जब मुझे लगा कि अब खतरा टल गया है तो मैं मंदिर से बाहर निकला, तो मैंने देखा कि जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। मैंने रास्ता ढूंढा और धीरे धीरे मुख्य सड़क की ओर बढ़ने लगा। सुबह होने तक मैं अपने गांव पहुंच गया और गांव वालों को जब मैंने अपनी कहानी सुनाई तो वो सभी हैरान रह गए। तभी एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले एक टांगा चालक की उस जंगल में हत्या हो गई थी और तब से उसका भूत रात को यात्रियों को अपने टांगे पर बिठाकर जंगल में ले जाता है और कोई भी उस टांगे से वापस नहीं लौटता। पर मैंने उस रात को कभी नहीं भुलाया। आज भी जब मैं उस बस स्टैंड के पास से गुजरता हूँ तो मेरे कानों में घोड़ों की टापों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भूतिया टांगा अभी भी कहीं मेरा इंतज़ार में खड़ा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।